वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो 23 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके सेकंड पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही सोल्व करते रहें, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स के डिफरेंट स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsbydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें और अपनी इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट हैं उनको काफ़ी इम्प्रूव करें। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका हमारा जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 283 क्वेश्चन हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल बी डैश रिलेटेड। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी भी वस्तु की मांग और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कैसा रिलेशन होता है। अब हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मिलकर हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड और बटर, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ब्रेड और बटर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो मिलकर जिनका हम प्रयोग करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक तरफ गुड एक्स आती है, एक तरफ वाई आती है। जैसे एक तरफ हमने ब्रेड ले लिया, एक तरफ बटर ले लिया, तो इनका जो रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में वो कैसा होता है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, बटर की डिमांड को भी क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एक दूसरे के बिना इनका यूज़ हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम हमेशा याद रखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में और उस गुड्स के प्राइस में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेगेटिवली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सपोज एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड, इफ द प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज द डिमांड कर्व ऑफ एक्स विल बी। हमसे बोला गया है एक्स और वाई टू गुड्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। आपको कई बार चाय नहीं मिलती तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं, तो चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड है। अब इन्होंने कहा है कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की जो डिमांड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देखो एक तरफ हम वाई गुड ले लेते हैं, एक तरफ हम एक्स ले लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं चाय, यहाँ ले लेते हैं कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, चाय का प्राइस होगा और कॉफ़ी की क्या होगी, डिमांड होती है। इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड में, सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी गुड की डिमांड को इंक्रीज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो वाई हमने क्या माना था, वाई को हमने माना था चाय। अगर क्या होगा, चाय का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि उसकी सब्स्टिट्यूट गुड मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वाई गुड का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्स गुड है जिसको हमने कॉफ़ी बोला है, इसकी डिमांड को हम क्या कर लेंगे, इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी और हम उसकी डिमांड को ज़्यादा करने लग जाएंगे। तो हम कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हम जो है राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि जैसे ही चाय का प्राइस बढ़ा हमने कॉफ़ी की डिमांड को इंक्रीज कर दिया, बिकॉज दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें एक डिमांड फंक्शन दिया गया है। ठीक है, टू कंज्यूमर्स का क्या दिया गया है, डिमांड फंक्शन दिया गया है। कंज्यूमर ए की डिमांड दी गई है, कंज्यूमर बी जो है उसकी डिमांड भी हमें दी गई है। अब आगे देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें बोला है इफ़ द प्राइस इज़ मोर देन 15। अगर यहाँ पर प्राइस जो है वो क्या है, 15 से ज़्यादा है,
तो उन्होंने बोला है क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए एंड बी, तो ए और बी कितनी क्वांटिटी की डिमांड करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हमें दो अलग अलग कंज्यूमर की डिमांड फंक्शन गिवन है, तो हम मार्केट डिमांड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डिमांड ऑफ ए प्लस कर लेंगे डिमांड ऑफ बी के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर 10 माइनस पी प्लस 15 माइनस पी। ठीक है, अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2p। अब आपको पता लगा दोनों कंज्यूमर की डिमांड जो है मिलाकर वो कितनी है 25 माइनस पी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमें कोई भी वैल्यू डालनी है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 15 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप क्या करते हो, कुछ भी वैल्यू डालते हो, मान लो हमने 16 ही डाल दिया, ठीक है, तो 16 डाल दिया तो माइनस, अगर आप 16 यहाँ डालते हो तो 16 यहाँ आ जाएगा 32। 25 में से आपको क्या करना पड़ेगा, अब 32 को माइनस करना पड़ेगा। अब जो आपका आएगा निकल कर वो माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है, 25 में से आप जब 32 को माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी -7 आएगी, और वो -7 किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। अब आपको पता है डिमांड कभी भी ऐसे नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी दोनों डिमांड करेंगे। अगर प्राइस 15 से ज़्यादा होगा तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगर मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो कौन सी एक अजम्पशन जो है इसमें करेक्ट नहीं है। फर्स्ट देखिए, लार्ज मार्केट पावर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। आप देखिए परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है और परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है कंज्यूमर के पास भी और प्रोड्यूसर के पास भी। फ्री एंट्री और एग्जिट की सिचुएशन होती है कि जब भी एक फर्म आना चाहे आ सकती है, जब भी फर्म जो है इंडस्ट्री को छोड़कर जाना चाहे जा सकती है। सिर्फ वहाँ पर क्या नहीं होता, मार्केट में कि मार्केट लार्ज मार्केट पावर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती, क्योंकि फर्म जो होती है वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, ना कि तय करने वाली। मार्केट में एक प्राइस तय होता है, उसी पर उसे अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, उसके पास कोई मार्केट में पावर नहीं होती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हेन द प्रॉफिट इज पॉजिटिव। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोला गया है कौन सी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, किसके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, मतलब असामान्य लाभ की सिचुएशन है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो डायग्राम बनता है ना हमारा, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगी हमारी परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन। और यहाँ पर देखिए ये वाली सिचुएशन हो गई हमारी आउटपुट की, MC कर्व हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो हमें इक्वेशन दी गई है, हमें बोला गया MR इक्वल होना चाहिए MC। तो आपको पता है हम नॉर्मल प्रॉफिट हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट होती है वही होती है कि हम MR और MC को इक्वल करना चाहते हैं, तभी हम संतुलन पर जाते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट दी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, MC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, कि जहाँ पर एक फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं वहाँ पर MC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये हमें देखना पड़ेगा, ये हम डायग्राम से देखते हैं। देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग MC कहाँ है, इस E पॉइंट पर हमारा MC कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या ये वाला जो आउटपुट है, क्या ये वाला जो ओ क्या हुआ आउटपुट है, ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट है, नहीं, ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट नहीं है। यहाँ पर फर्म संतुलन में तो है, लेकिन ये आउटपुट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट नहीं है, क्योंकि एक फर्म कहाँ तक प्रोड्यूस कर सकती है, वो क्याऊ 1 तक प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उसने क्याऊ ये वाला जो है वो प्रोड्यूस किया है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। MC कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होना चाहिए, MC MR को कट करना चाहिए, लेकिन वो नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगा,
तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट निकलेगा। हम यहाँ पर संतुलन में होंगे, ना कि यहाँ पर एक फर्म जो है वो संतुलन में तो होगी लेकिन उसका जो ये आउटपुट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत दे रखी है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, प्राइस इज ग्रेटर देन AVC, कि प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो उस टाइम हमारी सिचुएशन क्या होती है, उस टाइम हमारी कंडीशन होती है कि प्राइस हमारा ग्रेटर होता है मिनिमम ऑफ AC से, और ग्रेटर किससे होता है, मिनिमम ऑफ AVC से। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो प्राइस आपका AVC से ज़्यादा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको समझ आया, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट दे रखी है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म टुवर्ड्स लेफ्ट। कौन से रीजन की वजह से एक फर्म का जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेगा। सप्लाई कर्व इस तरह का होता है, अब वो लेफ्ट तरफ मतलब आपको पीछे की तरफ जाना है। फर्स्ट है टेक्निकल प्रोग्रेस। अब देखिए टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, तो आप कहाँ जाओगे, राइट तरफ जाओगे। तो ये रीजन तो नहीं हुआ लेफ्ट वर्ड का। अगला देखिए इंक्रीज इन आउटपुट इनपुट प्राइस। जो आप इनपुट यूज कर रहे हो, कच्चा माल यूज कर रहे हो उत्पादन करने में, उसका प्राइस बढ़ जाता है। जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर के लिए उत्पादन को करना महंगा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप कहाँ जाए, आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया ये वाला आंसर। अगला देखिए इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स, पर यूनिट टैक्स। अब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट भी मान लो या किसी भी तरीके से टैक्स लगा दिया जाता है प्रोडक्ट पर, तो टैक्स लगने से प्रोडक्ट हो जाता है महंगा और कहीं ना कहीं कॉस्ट उसकी बियर करनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उतनी सप्लाई नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी। तो जब क्या होता है टैक्स लगा दिया जाएगा तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये दोनों ही रीजन, टेक्निक इंक्रीज इन इनपुट प्राइस एंड इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स, बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड का पूछा है, फर्म कौन सा फेस करती है। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में इस तरह का डिमांड कर्व होता है, यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी परफेक्टली क्या होती है, परफेक्टली आपकी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 290 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, गिवन द सप्लाई कर्व इफ द डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। आपको एक सप्लाई कर्व दिया है, तो अगर आपकी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि संतुलन का उत्पादन और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है डिमांड कर्व ये होती है, ये प्राइस हो जाएगा इधर, इधर आपका आउटपुट हो जाएगा, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, अब आपका सप्लाई कर्व में कोई चेंज हम नहीं कर रहे। इन्होंने बोला है कि अगर आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है तो क्या होगा, डिमांड कर्व को आपको शिफ्ट कर देना है। अब देखिए डिमांड कर्व को शिफ्ट करने से क्या हो रहा है, डिमांड कर्व जैसे ही शिफ्ट हुआ आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, आपका प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, प्राइस भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ईच फर्म एम्प्लॉयड लेबर अप टू अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू। आपने देखा होगा ये वाला एक डायग्राम होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, यहाँ पर MRP मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट जो है जब वेज रेट के इक्वल होता है तब तक एक फर्म क्या करती है, जितने भी लेबर होता है उसको काम देती है, और यही पॉइंट होता है जो एक फर्म के संतुलन का होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो आपको यहाँ पर जो आंसर लगेगा वो हो क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर उसके वेज रेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ 25% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड लीड्स टू 15% डिक्रीज इन क्वांटिटी। प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है 25% से और आपकी क्वांटिटी डिमांड आपने डिक्रीज करी है कितने से, 15% से घटाई है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे पूछा है। अब आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब प्राइस में चेंज होता है 25% से प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है और आप क्वांटिटी डिमांडेड घटाते हो लेकिन कितने से, 15% से। तो एक तो आपको ये सीधा पता लग गया कि प्राइस में होने वाला चेंज ज़्यादा है और क्वांटिटी में होने वाला चेंज कम है। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या आएगी, आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी वो लेस देन इलास्टिक आएगी। तो यहाँ पर आपका लेस देन 1 आएगा आंसर तो, लेकिन आप अगर इसको कट कर कर भी देखना चाहते हो तब भी जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, तब भी जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका लेस देन 1 ही निकलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है व्हेन AR कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोली है आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो आपसे पूछा है आपका मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो क्या होगा। फर्स्ट है स्टीपर द AR कर्व, कि आपका मार्जिनल रिवेन्यू स्टीपर होता है, थोड़ा खड़ा खड़ा सा होगा एवरेज रिवेन्यू से। फ्लैटर द AR कर्व, पैरेलल टू AR कर्व या बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। आपको पता है एवरेज रिवेन्यू से हम क्या करते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं और मार्जिनल रिवेन्यू आपका थोड़ा स्टीप होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है कि स्टीप पर द AR कर्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ आपका करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टोटल रिवेन्यू इंक्रीज एट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो इन्होंने क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर टोटल रिवेन्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन किस रेट से इंक्रीज करता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, इंक्रीजिंग रेट से करेगा, डिक्रीजिंग रेट से करेगा, कॉन्स्टेंट रेट से करेगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। तो यहाँ पर टोटल रिवेन्यू अगर एक फर्म का इंक्रीज करेगा तो वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है। टोटल रिवेन्यू कब हमारा इस तरह का होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सपोज मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 5 to 50। पहले प्राइस P0 आपका दे रखा है 5, P1 दे रखा है आपको 20 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये बोला है द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज बाय 15 यूनिट। इसका मतलब आपके पास Q1 जो है वो कितना है, 15 यूनिट्स है। तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी दे रखी है, तो आपसे इनिशियल आउटपुट Q की वैल्यू जो है वो पूछी गई है। ठीक है, आपको ये P दे रखा है, P1 दे रखा है, Q1 जो Q में चेंज होता है वो आपको गिवन है, तो इनिशियल Q आपसे पूछा है। ठीक है, अब आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन Q अपॉन Q। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन Q अपॉन Q इंटू चेंज इन P अपॉन P इंटू 100 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए चेंज इन जो Q है आपके पास गिवन है 15, आपके पास इनिशियल Q जो है गिवन नहीं है, तो हम उसको मान लेते हैं X। चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस 5 था, फिर कितना हो गया 20, तो कितना चेंज आया प्राइस में, 15 का चेंज आया। फिर आपने क्या करना है, इनिशियल P आपके पास कितना है 5 है, इंटू आपको 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 100 होता है, यहाँ भी 100 होता है, तो इसको छोड़ दो अभी। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 15/x अपॉन 15/5। ठीक है, 15/x 15/5। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 15/x अपॉन 15/5,
जब आप यहाँ इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो गिवन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप यहाँ पुट करोगे तो वो आपकी 0.5 होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 15/x/3 है। तो ये 3 अपॉन में है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 1/3 हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से कट करोगे तो आपके पास क्या बचा, 5/x। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास 5/x गिवन है। आप यहाँ पॉइंट को हटाना चाहो तो अपॉन में 10 लगा दो। आप इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 50, पॉइंट हट गया है, अब यहाँ से हटा देना इसको। ठीक है, यहाँ क्या आपका आ जाएगा 5x। x जो आपकी इनिशियल आउटपुट है वो आपका क्या निकलेगा, 50/5 आपका क्या निकल आएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आएगी 10 आएगी। तो आपको समझ आया आपका इनिशियल आउटपुट कितना था, 10 था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये क्या करना है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू, चेंज इन प्राइस अपॉन पी इंटू 100 वाले फॉर्मूले में क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है। चेंज इन क्वांटिटी आपको 15 गिवन है, चेंज इन प्राइस भी आपको 15 गिवन है, इनिशियल प्राइस आपको 5 गिवन है। बस आप वैल्यू पुट करो। आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर डालने के लिए 0 पॉइंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आपको गिवन है, आपका आंसर 10 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन अ शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फर्म, कि एक फर्म कब अपना जो शट डाउन कर देती है, मतलब वो कहती है कि वो उसे उत्पादन नहीं करना, वो बंद बिंदु कौन सा होता है। इसकी एक कंडीशन होती है, परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने बहुत बार देखी है, जब एक फर्म को क्या होता है, जब एक फर्म को मिलने वाला जो प्राइस होता है ना, उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम मिलना शुरू हो जाता है, तो वो क्या करती है, उत्पादन को बंद करना प्रेफरेंस देती है। क्योंकि उसको ये पता होता है कि फिक्स कॉस्ट का लॉस तो उसे उठाना पड़ेगा, चाहे वो उत्पादन करे शॉर्ट टर्म में या ना करे, उसे ये लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसे अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलती तो वो उत्पादन बंद करना प्रेफरेंस देती है। तो इसीलिए अगर उसका प्राइस या तो इक्वल या लेस देन होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो वो उत्पादन को बंद कर देती है, शट डाउन कर देती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है, अ कंज्यूमर प्रेफरेंस इज जनरली कैन बी शो इंडिफरेंस मैप, कि एक कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है उसको आप इंडिफरेंस मैप से दिखा सकते हो। ये बात सही है, कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, किसको ज़्यादा परचेज करना चाहता है, किसको किसके बंडल को कम परचेज करना चाहता है, हम इंडिफरेंस मैप से देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अ कंज्यूमर प्रेफरेंस कैन ऑल्सो बी शोन एज यूटिलिटी फंक्शन, अगर हम यूटिलिटी फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तब भी हम कंज्यूमर की क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस जान सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटी उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है वो फंक्शन उसका वो दिखाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे बजट डेफिशिएट जो है उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो बजट डेफिशिएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट एंड ऑल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर तो सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है गिनी कोफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर, गिनी कोफिशिएंट की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, गिनी कोफिशिएंट की हेल्प से हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिनी कोफिशिएंट की हेल्प से हम इनकम इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इतनी लो होती है कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने की बजाय अपने पास सारे पैसे को क्या रखना चाहते हैं, कैश के रूप में रखना चाहते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है क्या होती है, यहाँ पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो हो जाता है तो ये वाली सिचुएशन जो होती है हमारी लिक्विडिटी ट्रैप की होती है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, क्या लिक्विडिटी ट्रैप में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है, ये गलत है। अभी हमने आपको दिखाया भी और समझाया भी कि जब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन होती है
तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो होती है, तो हाई तो नहीं होती। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव, कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इनइफेक्टिव कहलाएगी। क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनइफेक्टिव का मतलब है कि आप उसको यूज़ करो तो उसका तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, प्रभाव नहीं है। अब आप देखिए लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में अगर आप क्या करते हो, मनी सप्लाई को घटा भी दो या बढ़ा भी दो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले भी आर था, लेकिन आपने जब मनी सप्लाई को बढ़ा दिया इकोनॉमी में, तब भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर इनइफेक्टिव है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन नवंबर 2004। ये बोला है नवंबर 2004 के अंदर यूपीए सरकार द्वारा गठित जो ये संगठन बनाया गया था किसानों के लिए, जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, तो इसके अध्यक्ष जो थे उस टाइम पे 2004 में कौन थे। तो 2004 में इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये वाले वो सारे खर्च जो कि आपको कंटिन्यूसली लगातार करने पड़ते हैं, अकरिंग इन नेचर होता है। तो इन्होंने कहा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ को हम शामिल नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन है सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आप देखिए सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट को टाइम टाइम पर रेगुलर इंटरवल में देनी पड़ती हैं, इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ती है, अगर लोन ले रखा है तो एक टाइम पीरियड के बाद अकरिंग इन नेचर है ये। और सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की आपको पता है मंथली बेसिस पर हर महीने जाती है, तो ये अकरिंग होता है जो आपको लगातार या कंटिन्यू बेसिस पर करने पड़ते हैं। लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कि वो सारे कारण जिसकी वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और आउटपुट आपका बढ़ नहीं रहा और प्राइसेस आपका इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस पॉपुलेशन को अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, क्योंकि उनकी नीड्स को तो पूरा करना पड़ेगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ब्लैक इकोनॉमी इन अ मनी, ब्लैक मनी इन अ इकोनॉमी, पूरी हमारी इकोनॉमी में क्या है, काला धन बहुत ज़्यादा है। जब लोगों के अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं होता। उस सिचुएशन में फिर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये वाला भी कारण हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन का है। डेफिशिएट फाइनेंसिंग होती है जब गवर्नमेंट घाटे का बजट अपनाती है, अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा करती है, नोट छापती है, फिर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये तीनों ही रीज़न जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स फिजिकल कंसोलिडेशन। अब यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन हेल्प नहीं करता फिजिकल कंसोलिडेशन में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होती है, कि गवर्नमेंट जो होती है डेफिशिएट से क्या करना चाहती है। गवर्नमेंट को क्या होता है, सरकार जो है अपने घाटे को कम करना चाहती है, ठीक है, किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट को घाटे हो रहे हैं उनको वो क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सरकार के घाटे को कम नहीं होने दे रहा, ठीक है। नोट हेल्प बोला है उन्होंने। रिड्यूसिंग सब्सिडी, जो सरकार जो सब्सिडी देती है अगर वो देना कम कर दे, अगर सरकार देना कम कर देगी तो ऐसा क्या होगा, तो सरकार के खर्च भी कम हो जाएंगे, उसका जो डेफिशिएट है, जो उसका घाटा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो हेल्प करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। गेटिंग मोर लोन्स,
अगर सरकार क्या करती है, अगर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, लोन देगी। अगर सरकार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सरकार का घाटा बढ़ता है ना कि घटता है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सरकार का फिजिकल कंसोलिडेशन कम नहीं होने देता, उसमें उसकी हेल्प नहीं करता। अगर देखो सरकार टैक्स इंक्रीज करती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर सरकार टैक्स को इंक्रीज करेगी तो टैक्स इंक्रीज करने से गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होगी, तो सरकार का घाटा जो है वो कम हो जाएगा। ब्रिंगिंग एफिशिएंट इन एक्सपेंडिचर, अगर सरकार सोच समझ कर खर्च करेगी तब भी उसके घाटे को मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर सरकार का घाटा किसी तरीके से कम नहीं हो रहा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को स्टेट लेवल के करते रहें तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर क्वेश्चन पेपर्स भेज सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है economicsbydd@gmail.com। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।